नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके टिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए मनोविज्ञान की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और इस वीडियो में हम विकास के सिद्धांतों से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप ईमानदारी के साथ इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें और इस वीडियो के एंड में आपका जो भी स्कोर हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के जो ये हमारे 30 क्वेश्चन है ये इन सभी सिद्धांतों से संबंधित हैं। तो यहाँ से भी आपके कुछ क्वेश्चन रेडी होते हैं। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो सारे देख लेते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत दिए गए हैं सिगमंड फ्राइड के द्वारा। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन के द्वारा दिया गया। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था। और एक और है नैतिक विकास का सिद्धांत जो कि जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। जो ये जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत है, इसी के आधार पर कोहलबर्ग ने अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो आपको इन दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। जीन पियाजे का एक और सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया यूरी ब्राउनफेन-ब्रेनर के द्वारा। सामाजिक निर्मितिवाद सिद्धांत या फिर सामाजिक रचनावाद सिद्धांत, ये दिया गया वाइगोत्स्की के द्वारा। तो ये सारे आप ध्यान रखिएगा। इस टेस्ट सीरीज से पहले भी हमने एक टेस्ट सीरीज चलाई थी मनोविज्ञान के संपूर्ण रिवीजन को लेकर। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपकी जो विज्ञप्ति जारी नहीं हुई रीट एग्जाम की, तो उससे पहले आपको एक बार मनोविज्ञान का रिवीजन कर लेना चाहिए। मैंने 14 वीडियो के माध्यम से मनोविज्ञान का संपूर्ण रिवीजन कराया है। तो आपने नहीं देखा है तो आप जरूर एक बार उन वीडियोज़ को देखें। इसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है रीट साइकोलॉजी रिवीजन की। तो आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं और एक बार अपना मनोविज्ञान का रिवीजन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं? 2, 3, 4 या फिर 6? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं हैं 6 और इन 6 अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया है। ये आप ध्यान रखिएगा। इन 3 अवस्थाओं का नाम क्या क्या है? एक है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरी है परंपरागत स्तर और थर्ड है पश्चिम परंपरागत स्तर। तो आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। इच्छाओं की जननी किसको कहा जाता है? इड, ईगो, सुपर ईगो या फिर सभी? तो इच्छाओं की जननी कहा जाता है इड को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आप कंटेक्स्टली ध्यान रखिएगा। इड को पाश्विक प्रवृत्ति भी कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि पाश्विक प्रवृत्ति किसे कहते हैं? तो इड को कहते हैं। इड किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इड कार्य करता है सुख के सिद्धांत पर, और जो मूल प्रवृत्ति होती है वो इड में ही निवास करती हैं। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। सिगमंड फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में इलेक्ट्रा और ऑडिपस ग्रंथि विकसित होती है? मुख्य अवस्था में, गुदी अवस्था में, लैंगिक अवस्था में, अदृश्य अवस्था में या फिर जननेंद्रिय अवस्था में? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, इलेक्ट्रा और ऑडिपस ये ग्रंथियां विकसित होती हैं लैंगिक अवस्था में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। और लैंगिक अवस्था का जो काल होता है वो होता है 3 से लगाकर 6 वर्ष के मध्य। ये आपको कंटेक्स्टली ध्यान रखना है। जो सिगमंड फ्रायड है, इनका जो ये मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है, इसे 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग आपके सामने दे रखे हैं। फर्स्ट है मुख्य अवस्था जो कि 0 से लगाकर 1 वर्ष तक है। फिर है गुदी अवस्था 1 से लगाकर 3 वर्ष। थर्ड है लैंगिक अवस्था 3 से लगाकर 6 वर्ष। फोर्थ है अदृश्य अवस्था, ये है 6 से 12 वर्ष तक। और सबसे लास्ट में है जननेंद्रिय अवस्था जो कि 12 वर्ष के बाद है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब हम इन दोनों ग्रंथियों के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जो यहाँ पर दे रखी है ऑडिपस ग्रंथि, ऑडिपस ग्रंथि ये इसे पितृ विरोधी ग्रंथि भी कहते हैं। और जो लड़का होता है, लड़का अपने माँ के प्रति प्रेम जाहिर करता है। और जो ये इलेक्ट्रा ग्रंथि है, इसके तहत जो लड़की होती है अपने पिता के प्रति प्रेम प्रदर्शित करती है। और इस इलेक्ट्रा ग्रंथि को मातृ विरोधी ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की
किस अवस्था में नैतिक चिंतन का आधार सामाजिक होता है? पूर्व परंपरागत स्तर या फिर पश्चिम परंपरागत स्तर या फिर सभी में? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, नैतिक चिंतन का आधार सामाजिक होता है परंपरागत स्तर में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। परंपरागत स्तर का जो समय होता है वो होता है 10 से लगाकर 13 वर्ष के मध्य। इसके बारे में हमने आगे भी डिस्कस किया है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को 6 अवस्थाओं में बांटा गया है और 6 अवस्थाओं को 3 स्तरों में बांटा गया है। 3 स्तर कौन कौन से? पूर्व परंपरागत स्तर जो कि 4 से लगाकर 10 वर्ष के मध्य है, परंपरागत स्तर 10 से लगाकर 13 और पश्चिम परंपरागत स्तर 13 के बाद में। जो इनकी अवस्था है, इनकी अवस्थाओं के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जो इनकी 6 अवस्थाएं हैं, जो पूर्व परंपरागत स्तर है इसके अंतर्गत 2 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? एक है आज्ञा व दंड की अवस्था, ये आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है अहंकार की अवस्था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सेकंड यहाँ पर दे रखा है परंपरागत स्तर, इसके अंतर्गत भी 2 अवस्थाएं आती हैं। कौन कौन सी? एक है प्रशंसा की अवस्था और एक और है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और सबसे लास्ट में है पश्चिम परंपरागत स्तर, इसके अंतर्गत भी 2 अवस्थाओं को रखा गया है। तो कौन कौन सी अवस्था है ये? एक है सामाजिक समझौते की अवस्था और एक है विवेक की अवस्था। तो जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आपको कंटेस्टली याद होने चाहिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बालक सुनकर, देखकर, स्पर्श करके, सूंघकर इत्यादि माध्यमों से ज्ञान कौन सी अवस्था में ग्रहण करता है? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे, इसके अनुसार आपको बताना है। तो अब बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संवेदी पेशी अवस्था में। ये आप ध्यान रखिएगा, संवेदी पेशी अवस्था में बालक सुनकर, देखकर, स्पर्श करके और सूंघकर इत्यादि माध्यमों से ज्ञान को ग्रहण करता है। जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है इसे 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग आपके सामने दे रखे हैं, तो इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। सबसे पहला है संवेदी पेशी अवस्था, इसे बांटा गया है 0 से लगाकर 2 वर्ष में। सेकंड है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से लगाकर 7 वर्ष। थर्ड है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जिसे 7 से लगाकर 12 वर्ष तक माना गया है। और जो फोर्थ अवस्था है वो है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 वर्ष के बाद तक। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। समस्या समाधान की योग्यता का विकास किस अवस्था में हो जाता है? तो ये आपको संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार ही बताना है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था या फिर चतुर्थ अवस्था। तो समस्या समाधान की योग्यता का विकास हो जाता है चतुर्थ अवस्था में। और चतुर्थ अवस्था का नाम क्या है? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। देखिए जितने भी फैक्ट हमने आगे डिस्कस किए थे यहाँ पर, ये आपको कंटिन्यूअसली ध्यान होना चाहिए। टाइम पीरियड भी आपको ध्यान में होना चाहिए। तो जो औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है ये कब होती है? 12 वर्ष के बाद। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम कौन सा है? आत्मीकरण, संगठन, स्कीमा या फिर उदात्तीकरण। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है, पियाजे ने उदात्तीकरण नाम का प्रयोग नहीं किया था। इन तीनों का प्रयोग पियाजे के द्वारा किया गया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर के सामाजिक सांवेगिक विकास का पारिस्थितिक सिद्धांत के कितने स्तर हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 5 स्तर हैं। ये 5 स्तर कौन कौन से हैं? तो ये 5 स्तर है। सबसे पहला है लघु मंडल, सेकंड है मध्य मंडल, थर्ड है बाह्य मंडल, ये आप ध्यान रखिएगा, फोर्थ है वृहत मंडल और जो फिफ्थ है वो है घटक मंडल। देखिए इनका जो सिद्धांत है ये पारिस्थितिक परक है। ठीक है, पारिस्थितिकी के पर निर्भर है, तो इनके नाम भी ऐसे ही है, लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, वृहत मंडल और घटक मंडल। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर आगे दे रखा है, किस मनोवैज्ञानिक को नव फ्रायडवादी कहा जाता है? क्रो एंड क्रो, एरिक्सन, लॉरेंस कोहलबर्ग या फिर जीन पियाजे?
तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एरिक्सन को नव फ्रायडवादी कहा जाता है। तो एरिक्सन को नव फ्रायडवादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिगमंड फ्रायड के सिद्धांतों का काफी हद तक समर्थन करते थे, इसीलिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एरिक्सन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, जिसकी टोटल अवस्थाएं कितनी है? 8 अवस्थाएं हैं। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की किस अवस्था को ईमानदारी बनाम निराशा कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको आगे बताया है कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया है एरिक्सन के द्वारा। और इसकी अवस्थाएं कितनी है? टोटल 8 अवस्थाएं हैं। तो किस अवस्था को ईमानदारी बनाम निराशा कहा गया है? तो ये कहा गया है 8वीं अवस्था को, जो कि अंतिम अवस्था है। और ये कब होती है? 55 वर्ष के बाद। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में होने चाहिए। आगे देखते हैं, किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को क्या कहा जाता है? उद्दीपक, अनुक्रिया, स्कीमा या फिर लिबिडो? तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्कीमा कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये स्कीमा की परिभाषा है, किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहा जाता है। जो स्कीमा का जो कॉन्सेप्ट है, संप्रत्यय, वो किसके द्वारा दिया गया है? तो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, जीन पियाजे के संबंध में यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। जीन पियाजे ने संज्ञानवादी विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जीन पियाजे बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देते हैं। जीन पियाजे शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति व्यवहार करने वाला बताया है। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जीन पियाजे के संबंध में यहाँ पर जो असत्य कथन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। जीन पियाजे शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, ये गलत है। ये शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी के जो ये ऊपर वाले 2 फैक्ट है और नीचे वाला 1 फैक्ट है, ये भी इनके संबंध में सत्य है, तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्ति में कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं? 2, 4, 8 या फिर 16? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 प्रकार की। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तियों में 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। एक बताई है जीवन तुल्य मूल प्रवृत्तियां और एक बताई है मृत्यु तुल्य मूल प्रवृत्तियां। जीवन तुल्य जो मूल प्रवृत्तियां उन्हें कहा जाता है इरोज, और जो मृत्यु तुल्य मूल प्रवृत्तियां हैं इन्हें कहा जाता है थर्नेटोस। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे देखते हैं फिर, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण मानते हैं? नैतिक कारक, सामाजिक कारक, आनुवंशिकता का कारक या फिर शारीरिक कारक? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये महत्वपूर्ण मानते हैं सामाजिक कारक को। यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, यह किसका दृष्टिकोण है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण विद्यमान होता है? पियाजे, क्रो एंड क्रो, विलियम जेम्स या फिर चोम्स्की? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यह दृष्टिकोण है चोम्स्की का। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण विद्यमान होता है, यह दृष्टिकोण है चोम्स्की का। नेक्स्ट आगे दे रखा है, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का सामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास का है, विकास के किस स्तर से मेल खाता है? शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्ता, परिश्रम बनाम हीनता, नेतृत्व बनाम अपराध या फिर घनिष्ठ बनाम अलगाव? तो बताइए आप यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, परिश्रम बनाम हीनता। जो ये अवस्था है इसका जो टाइम पीरियड होता है, तो इसका टाइम पीरियड आप ध्यान रखिएगा 7 से लेकर 12 वर्ष के मध्य। तो यहाँ पर 9 साल के आसपास दे रखा है, तो जो कि इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा उद्देश्य सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है? सामान्यीकरण, अनुवाद करना, अनुप्रयोग करना या फिर सचित्र विवरण? तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुवाद करना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, मनोविश्लेषण में
जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वह है संचेतना, अर्ध संचेतना, अचेतन या फिर बहुचेतन। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है वह है अचेतन, अचेतन मन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्वतंत्रता संदेह की अवस्था, जो कि 3 से लगाकर 4 वर्ष के मध्य होती है। देखिए मैंने यहाँ पर सारी जो अवस्थाएं है, 8 अवस्थाएं एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की, वो आपके सामने रखी है और सारी डेट्स भी रखी है। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा, सभी को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली अवस्था है विश्वास अविश्वास की अवस्था, 0 से लगाकर 2 वर्ष। सेकंड है स्वतंत्रता संदेह की अवस्था, 3 से 4 वर्ष। थर्ड है आत्मबल अपराध की अवस्था, जो कि 5 से लगाकर 6 वर्ष के मध्य होती है। फोर्थ है परिश्रमहीनता की अवस्था, अभी इसके बारे में हमने आगे क्वेश्चन डिस्कस किया था, 7 से लगाकर 12 वर्ष। डेट आपको कंटिन्यूसली ध्यान में होनी चाहिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। फिफ्थ है पहचान भूमिका की अवस्था, जो कि 13 से लगाकर 18 वर्ष की मध्य होती है। सिक्स्थ है घनिष्ठ अलगाव की अवस्था, 19 से लगाकर 35 वर्ष के मध्य। सेवंथ है उत्पादकता निष्क्रियता की अवस्था, जो कि 36 से लगाकर 55 वर्ष के मध्य होती है। और जो सबसे लास्ट में है ईमानदारी निराशा की अवस्था, ये होती है 55 वर्ष के बाद। तो ये आठों अवस्थाएं आपको क्रम के अनुसार याद होनी चाहिए, उन सब की डेट भी आपको याद होनी चाहिए। आगे देखते हैं, सिगमंड फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में काम प्रवृत्ति अदृश्य रहती है? तो अब बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। मुख्य अवस्था, गुद्य अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्य अवस्था या फिर जननेंद्रिय अवस्था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आया हुआ है, तो अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो काम प्रवृत्ति अदृश्य रहती है वो रहती है चतुर्थ अवस्था में, जो इसका नाम है अदृश्य अवस्था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको वापस एक बार इन सभी की डेट बता देता हूँ। वैसे हमने आगे डिस्कस की थी, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि मैं जो भी आपको पढ़ा वो आपको याद भी हो जाना चाहिए। तो देखिए, जो मुख्य अवस्था है वो होती है 0 से लगाकर 1 वर्ष के मध्य। गुद्य अवस्था ये 1 से 3 वर्ष। लैंगिक अवस्था 3 से 6 वर्ष। जो अदृश्य अवस्था है वो होती है 7 से 12, और जो जननेंद्रिय अवस्था है वो 12 के बाद। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आरटेट 2011 में पूछा गया था। तो एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आप देख लीजिए। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। कहा कि शेषावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, या फिर कोई नहीं। तो अब बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है, आपको बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है इस वर्ड को देखकर। पियाजे का सिद्धांत क्या है? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी थर्ड ऑप्शन ही है। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में पियाजे ने कहा था। फिर आगे देखते हैं, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है? तो अब बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 12 वर्ष के बाद होती है। इस अवस्था को कहा जाता है तार्किक चिंतन की अवस्था। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। जो संवेदी पेशीय अवस्था है, इसका एक अन्य नाम भी है इंद्रिय जनित अवस्था, ठीक है, इंद्रिय जनित पेशीय अवस्था। और जो सेकंड नंबर दे रखा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लगाकर 7 वर्ष के मध्य होती है, इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है, तो वो है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। और अतार्किक चिंतन की अवस्था पूछ लिया जाए तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो नीचे दे रखा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था को कहा जाता है मूर्त चिंतन की अवस्था। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं?
क्रो एंड क्रो, सिगमंड फ्रायड, जीन पियाजे या फिर स्किनर? तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं जीन पियाजे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो ये विकासात्मक मनोविज्ञान है, इसमें अध्ययन किया जाता है गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी अवस्था परंपरागत स्तर की अवस्था है? तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। किसके अनुसार यहाँ पर सिद्धांत कौन सा काम कर रहा है? जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत है उसके अनुसार। आज्ञा व दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था, प्रशंसा की अवस्था या फिर विवेक की अवस्था? देखिए, मैं आपको इसके बारे में आगे बता चुका हूं एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। अब ये क्वेश्चन के रूप में आया है, तो यहाँ पर आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रशंसा की अवस्था। देखिए, 3 भागों में बांटा गया है, वापस बता देता हूं ताकि आपको याद हो जाना चाहिए। 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, ठीक है, 3 स्तरों में। 3 स्तरों में जो पहला स्तर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पूर्व परंपरागत स्तर, सेकंड है परंपरागत स्तर और थर्ड है पश्चिम परंपरागत स्तर। तो फर्स्ट के अंतर्गत जो 2 अवस्थाएं हैं वो है ये आज्ञावत दंड की अवस्था और एक है अहंकार की अवस्था। ये दोनों आती है फर्स्ट के अंतर्गत। सेकंड के अंतर्गत एक ही आती है प्रशंसा की अवस्था और एक और है, और उसका नाम है सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रति सम्मान की अवस्था। ये आप ध्यान रखिएगा, सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रति सम्मान की अवस्था। जो थर्ड है, थर्ड स्तर के अंतर्गत एक अवस्था ये आती है विवेक की अवस्था, और एक और है, उस अवस्था का नाम है सामाजिक समझौते की अवस्था। बार बार मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको याद हो सके। अगर आपको याद है तभी काम आएगा, अदरवाइज कुछ मतलब नहीं है। आगे देखते हैं, बालक का संज्ञानात्मक विकास कब प्रारंभ होता है? ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। गर्भधारण से, जन्म से, शैशवावस्था से या फिर बाल्यावस्था से? तो बालक का जो संज्ञानात्मक विकास प्रारंभ होता है वो होता है शैशवावस्था से। ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप ये ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शैशवावस्था। आगे देखते हैं, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को अन्य कितने भागों में बांटा है? तो नॉर्मली तो इन्होंने 6 भागों में बांटा है, 6 अवस्थाओं में नैतिक विकास सिद्धांत को 3 स्तरों के माध्यम से। लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने कुछ और भागों में बांटा है नैतिक विकास सिद्धांत को। तो इन्होंने बांटा है 5 भागों में। तो ये अन्य 5 भाग कौन कौन से, ये मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट इन्होंने बताया है पूर्व नैतिक अवस्था, जो कि 0 से लगाकर 2 वर्ष के मध्य होती है। सेकंड इन्होंने बताया है स्वकेंद्रित अवस्था, ठीक है, पहली तो है पूर्व नैतिक अवस्था, सेकंड है स्वकेंद्रित अवस्था जो कि 2 से लगाकर 7 वर्ष के मध्य होती है। थर्ड है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, 7 से लगाकर 12 वर्ष। फोर्थ है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, यह है 13 से लगाकर 18 वर्ष के मध्य। और जो सबसे लास्ट में वो है आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था। फोर्थ तो जो फोर्थ थी वो थी आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, और जो फिफ्थ है वो है आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था, और ये होती है 18 वर्ष के बाद। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे देखते हैं, जीभ का लड़खड़ा जाना, परिचितों को भूल जाना आदि संबंधित हैं चेतन मन से, अचेतन मन से, अर्धचेतन मन से या फिर कोई नहीं? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। इन सभी का जो संबंध होता है वो होता है अर्धचेतन मन से। तो ये आपको ध्यान में होने चाहिए। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, यह करो यह न करो कौन कहता है? इदम, अहम, परम अहम या फिर कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह करो यह न करो, ये कहता है परम अहम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, परम अहम को सुपर ईगो कहते हैं इंग्लिश में, और इसको देवीय प्रवृत्ति भी कहा जाता है, देवीय प्रवृत्ति, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसका जो संबंध होता है वो होता है नैतिकता से, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, वैचारिक क्रिया अवस्था है, तो आप बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। 7 से लगाकर 12 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 12 से 18 या फिर 14 से 18 वर्ष? तो जो वैचारिक क्रिया अवस्था है वो है 7 से लगाकर 12 वर्ष। अगर आपसे ऑप्शन में इस प्रकार पूछ लिया जाए कि पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर
पूर्व किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था, तब आप आंसर करके आए उत्तर बाल्यावस्था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, आपका जितना भी यहाँ पर स्कोर रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर यहाँ से आपको थोड़ी कुछ भी जानकारी मिली हो और अगर ये हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करके सपोर्ट भी जरूर करिएगा। यहाँ पर असंगत कौन सा है, लेखक और पुस्तकों के बारे में। सबसे पहला दे रखा है एरिक्सन। एरिक्सन की पुस्तक यहाँ पर दे रखी है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। जीन पियाजे, लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड थिंकिंग। फ्रायड, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ। और रॉबर्ट गेने, कंडीशन ऑफ लर्निंग। या फिर कोई नहीं। तो बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर असंगत कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो असंगत है वो है कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ये दे रखे हैं लेखक और पुस्तक, ये चारों के चारों करेक्ट हैं। इन चारों के बारे में आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन रेडी होते हैं। और फ्रेंड्स, जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज सजेस्ट की है 14 वीडियोस की मनोविज्ञान का, जिसमें आपका एक बार रिवीजन हो सकता है अगर आप चाहे तो। देखिए, अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, और एक बार अगर आप मनोविज्ञान का रिवीजन कर लेते हैं जब तक कि आपकी विज्ञप्ति जारी ना हो, तो आप काफ़ी अधिक लीडिंग पॉइंट पे रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।